नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज से हम लोग जो है रसायन विज्ञान को कंप्लीट करेंगे। बहुत आसान सेक्शन होता है और आपके परीक्षा में बोनस पॉइंट होता है ये। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रसायन विज्ञान में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे और सब कुछ एकदम जीरो से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको ये समझ के पढ़ना है या हम लोग आपको पढ़ाएंगे भी इन बातों को ध्यान में रख के कि भाई आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो रसायन विज्ञान। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए कि रसायन विज्ञान में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का जो पहला चैप्टर रहने वाला है वो चैप्टर आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है रसायन विज्ञान का समान परिचय। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो पदार्थ है क्या, पदार्थों का वर्गीकरण को देखेंगे, पदार्थों में होने वाला जो अलग अलग परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, यहीं पे हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे यार बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है, आज क्लियर कर दूंगा और बच्चे जैसे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। बच्चे जैसे आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा तो जाहिर सी बात आप समझ भी जाएंगे। तो तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होते हैं, और यहीं पे एक शब्द और लिख देता हूँ, अणु पूछता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। यहाँ पे एलिमेंट इसको बोलते हैं, यौगिक को कंपाउंड्स बोलते हैं, मिश्रण को मिक्सचर बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। परमाणु क्या होता है, एक शब्द और लिखना यहाँ पे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, आगे हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। परमाणु क्या होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। मतलब ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, कहने का मतलब ये है कि ठोस, द्रव, गैस में ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। वो सारे की पॉइंट्स, ये जो पहला चैप्टर आप देख पा रहे हो ना, रसायन विज्ञान का समान परिचय, उसमें कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि रसायन विज्ञान का कह सकते हो जड़ है। जड़ तो हालांकि यही टॉपिक है, और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना तो भाई देख सकते हो परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर और सिद्धांत। इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए। और मैं आपको बताऊं लगभग 60% क्वेश्चन ये दोनों टॉपिक से आपके पेपर में आ जाता है। ठीक है, जो कि 1 to 1 हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो रासायनिक बंधन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे इंग्लिश में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग का रहने वाला है रेडियो सक्रियता। यहाँ से सिर्फ बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीकरण और अवकरण देखने वाले हैं। विलियन बहुत पूछ लेता है, यहाँ से बेसिक सा टॉपिक है। गैस का नियम देख लेंगे। अम्ल, क्षार, लवण, यहाँ से भर भर के खासतौर पे बिहार की जो परीक्षा है ना उसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तत्वों का आवर्ती है ना वर्गीकरण। उसके बाद अगला चैप्टर आने वाला है ईंधन। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कार्बनिक रसायन, उनकी यौगिक। नेक्स्ट है उत्प्रेरक, मिश्र धातु, अयस्क, जिसमें धातु अधातु ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ, बहुत महत्वपूर्ण है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया को देखेंगे और कुछ विविध वाला सेक्शन होगा और ये हो जाएगा कंप्लीट एकदम। पूरे जो है आपका जो केमिस्ट्री है ये कंप्लीट हो जाता है ना। रसायन विज्ञान आप लोग का इतना पढ़ लेते हैं तो ये कंप्लीट हो जाता है रसायन विज्ञान। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसका जो बुकलेट है, कुछ लोग पूछते हैं सर बुकलेट हमें कहाँ पे मिलेगा, ये तो भाई आपको पता है कि ये ऑलरेडी आपको दे दिया गया है, जो लोग पेड बैच में हो आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो भाई कंप्लीट बुकलेट आपको पेड बैच में मिलेगा। और हाँ, वन शॉट का बुकलेट आपको कहाँ पे मिल जाता है, टेलीग्राम पे, तो जाके जुड़ जाना। ठीक है, आइए अब बेसिक बातें समझ लीजिए, चूंकि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हम लोग रसायन विज्ञान को एकदम जीरो से पढ़ने वाले हैं, है ना। मैं ये सोच के पढ़ाऊंगा कि आप पहली बार रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, है ना, केमिस्ट्री आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। अब एक पहला जो क्वेश्चन यहाँ से आपके मन में आएगा, क्योंकि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, रसायन विज्ञान को पढ़ रहे हो, इस सेक्शन को पढ़ रहे हो, तो पहला क्वेश्चन तो माइंड में आएगा कि आखिर रसायन विज्ञान है क्या। अब यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि भाई बताओ कि रसायन विज्ञान है क्या, किसे हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, जो कि आप पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है मन में तो क्वेश्चन आएगा। तो सीधे तौर पे और सीधे शब्दों में, साधारण शब्दों में बोल सकते हो कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थों के गुण, है ना, पदार्थों के गुण, संरचना। अब ये पदार्थ क्या है हम लोग अभी चर्चा करेंगे 1 to 1, है ना। तो संरचना, उनमें होने वाले परिवर्तन का या परिवर्तनों का अध्ययन करती है। और आसान भाषा में कहे तो हमारे आसपास की चीजें जिस चीज से बनी है
रसायन विज्ञान उसी के बारे में है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात कर लूँ, अभी आपके सामने जिस मोबाइल से पढ़ रहे हो, आप हमें देख पा रहे हो, वीडियो देख पा रहे हो, जो आपके पास पेन है वो सब का सब किसी न किसी पदार्थ से बना है। आप कहेगा सर पदार्थ क्या है, तो पदार्थ वो चीज़ है जिसका खुद का द्रव्यमान है, वो स्थान गिरता है, चर्चा करेंगे। तो जो आपके सामने पेन जो है ना, जिससे हम लोग लिखते हैं, ये क्या है, तो आप कहेगा सर ये भी तो पदार्थ है। तो इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, 1 to 1 चर्चा करेंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, है ना, संगठन, गुणधर्मों तथा परस्पर रासायनिक और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। देखो एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि बार बार चीज़ों को मल्टीपल टाइम डिवीजन कर लेना मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि 1 शॉर्ट वीडियो है, एक वीडियो में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करवाता हूँ। अब थोड़ा सा एक प्रश्न और पूछता है कि भाई रसायन विज्ञान का पिताजी, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो आप जो तस्वीर में देख पा रहे हैं, है ना, यहाँ पे इनका नाम है एंटोनी लेवोजियर, नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। डायरेक्टली प्रश्न पूछता है ना। तो 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री जिसका नाम है एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन का जनक, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है, एंटोनी लेवोजियर। बॉस 3 चीजें आपको यहाँ से माइंड में रखनी है। अब एक शब्द और पूछता है कि भाई जो रसायन शब्द है ना, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो ये चीजें पता होना चाहिए। तो बिल्कुल रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मिस्र के प्राचीन नाम आपको पता होना चाहिए, कीमिया। क्या लिखा हुआ भाई, यहाँ पे कीमिया है। अभी थोड़ा सा स्लो से चलेंगे, तो उसके बाद फास्ट कर देंगे गाड़ी को। तो रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया, आप देख सकते हो CHEMIA कीमिया है, से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग। कीमिया का अर्थ क्या होता है, काला रंग। तो रसायन शब्द का उत्पत्ति कौन से भाषा, मिस्र के जो प्राचीन नाम जो है कीमिया से उत्पन्न हुए, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काला रंग होता है, ठीक है। अब रसायन विज्ञान का ना अलग अलग शाखा है ना, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, जैसे भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। अगर मैं इंग्लिश में बात कर लूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप 11-12 में पढ़ते हो इसके बारे में। और कार्बनिक मतलब कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो प्रश्न ज़्यादातर जो प्रश्न पूछता है ना, यहाँ से आपके पेपर में ज़्यादा रहता है, ठीक है। दोबारा सुनिए, आपके पेपर में ये जो आप फिजिकल केमिस्ट्री और ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे हो, इनका वेटेज ज़्यादा रहता है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो सब टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं। जो एग्जाम की डिमांड है वो आपको मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये जो भौतिक रसायन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें किसका अध्ययन करते हैं। देखो भाई, इसके अंतर्गत अणु पढ़ते हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ, ये शब्द आपको दिखेगा अणु। अणुओं के भौतिक गुण तथा भौतिक संरचना पर उनके रासायनिक संरचना के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक मिश्रण, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये सब जानते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त इस शाखा में, मतलब कि फिजिकल केमिस्ट्री में, रासायनिक अभिक्रिया, है ना, केमिकल रिएक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं ना, केमिकल रिएक्शन की दर, प्रकाश के रासायनिक प्रभाव का भी क्या करता है भाई, अध्ययन करता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, बस जो बता रहा हूँ करते जाइए। अब ये कार्बनिक रसायन क्या है सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर ले तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखो, इसके अंतर्गत कार्बन एवं हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिकों, केमिकल कंपाउंड्स अथवा उनके आपसी या अन्य तत्वों से क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगर मैं इसे और सीधे शब्द में कहूँ तो कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कार्बन परमाणुओं से बने यौगिक का अध्ययन करते हैं। जैसे हमारे जीवन का आधार जितने भी यौगिक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, DNA, ईंधन आपको दिखेगा, प्लास्टिक, खाद्य जो योजक पदार्थ है ना, प्रकाश संश्लेषण जो कि अभी मैं आपको बता दिया, ये सब का अध्ययन जो है ये हम लोग इसमें करते हैं। तो बेसिक बातें हैं। उसके बाद यहाँ पे अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर ले, अकार्बनिक रसायन का, तो इसके अंतर्गत अकार्बनिक तथा गैर हाइड्रोकार्बनिक यौगिक तथा निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। जैसे धातु हो गया, खनिज हो गया, साइल हो गया, रेडियो सक्रियता एक टॉपिक है। तो भाई जो आपको स्टार्टिंग में टॉपिक का लिस्ट में बताया हूँ ना, बस आपके एग्जाम की डिमांड है ना, वो सब का कंपाइलेशन उसमें है, कि सभी जो मैं एक एक करके दे दिया हूँ। देखिए, ये तो मैं आपको मोटा मोटी तौर पे बता दिया हूँ। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो इनका जो है कुछ अलग अलग ब्रांच है, जैसे बताया ना भी कि फिजिकल केमिस्ट्री,
है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, भौतिक रसायन और कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, जो कि आपने देख लिया। ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब आते हैं मुद्दे पे, जो कि आपको मैं यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ। 4-5 शब्द आपको परेशान करेगा। पहला शब्द रहेगा भाई पदार्थ। एक मिनट इसे छोटा करता हूँ। पहला शब्द आपको ये पता होना चाहिए पदार्थ है क्या। मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि भाई आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। दूसरा शब्द आपको दिखेगा यहाँ पे परमाणु, ठीक है, सभी के बारे में देखेंगे। तीसरा शब्द आपको दिखेगा अणु, ये क्या है। चौथा आपको दिखेगा तत्व। पांचवा दिखेगा शब्द आपको यौगिक। और छठा शब्द दिखेगा मिश्रण, ठीक है, ये क्या है। तो बस एक एक करके सभी के बारे में हम लोग समझ लेने वाले हैं, ठीक है। जरा सा देखो, जो कि ये पहला क्लास है और समझ आना चाहिए ताकि आप आगे किसी भी तरह का आपको दिक्कत ना हो। तो पदार्थ क्या है और विथ डायग्राम हम लोग चीज़ों को समझेंगे। तो पदार्थ क्या है मेरे भाई, यहाँ पे पदार्थ क्या है। तो अगर मैं सीधे तौर पे कहूँ तो आप ये एक कमरा देख रहे हैं, इसमें क्या है भाई, तो ये जो दीवार दिख रहा है कमरा में, है ना, कमरा की जो है दीवार आपको दिख रहा है, ये आपको पेंटिंग आपको दिख रहा है, ये बेडशीट दिख रहा है, ये चेयर आपको दिख रहा है, ये जो दरवाज़ा लगा हुआ है ये आपको दिख रहा होगा कमरा में। ये कमरा में जो भी वस्तुएं आपको दिख रहा होगा आपके आंखों से, है ना, जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं इसमें द्रव्यमान है। अब द्रव्यमान क्या है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये द्रव्यमान क्या होता है, हालांकि आप लोग समझ ही रहे हो, थोड़ा सा बता देता हूँ। तो मान लो कि ये लड्डू है, ठीक है, ये लड्डू है, 2 लड्डू है, एक बड़ा लड्डू है, ये छोटा लड्डू है। तो मान लो कि ये लड्डू, सपोज दैट ये लड्डू बना है कितना, इसमें बिंदी समझ लो ना, जिसे बुनिया कहते हो, तो 100 बुनिया से बना है, ठीक है। और ये लड्डू मान को चलो ये छोटा है, तो ये 30 बुनिया से बना है। तो इस लड्डू का द्रव्यमान क्या होगा, तो आप कहिएगा सर ये लड्डू जो बना हुआ है 100 बुनिया से, 100 बुनिया है ना, 100 बिंदी बोली जो बुनिया बोली, जो बुनिया छानते हैं ना हम लोग, वही। तो यही 100 बुनिया क्या है, उस लड्डू का द्रव्यमान है। अगर मैं बोलूँ ये छोटा वाला लड्डू में कितना बुनिया है, तो 30 बुनिया है, तो 30 बुनिया इस लड्डू का द्रव्यमान है, ठीक है। कि जो छोटा वाला लड्डू बना है 30 बुनिया से और बड़ा वाला लड्डू बना है 100 बुनिया से, यही इसका द्रव्यमान होता है। बस इतना ध्यान रखना, बहुत आसान है। तो अब आते हैं हम लोग फिर से पदार्थ पे। तो जो भी वस्तु आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये स्थान घेर रहा है, इसका अपना खुद का द्रव्यमान है, ठीक है। तो वही क्या होता है, पदार्थ होता है। तो आपके पास जो भी चीज़ें हैं, आप मोबाइल देख रहे हो, आपके पास कॉपी होगा, आपके पास कलम होगा, है ना, तो जाहिर सी बात है ये सब का सब क्या है, पदार्थ है। ये जो पत्थर आप देख रहे हो ये भी पदार्थ है, ये हल्दी देख रहे हो ये भी पदार्थ है, ये जो आप पानी देख रहे हो, ठीक है ना, ये भी पदार्थ है। सब का सब क्या पदार्थ है। तो पदार्थ आप किसे कहेंगे, अब आ जाओ। अब आपने समझ लिया। मेरा मोटिव है कि यार साइंस जो जिनको टफ लगता है ना, बस टफ नहीं लगना चाहिए, इतना आसान सब्जेक्ट होता है कि मत पूछिए, ठीक है। बस करना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ताकि केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायो हो, आपका फुल में फुल नंबर आए। और जितना दिया जा रहा है करवाया जा रहा है, बस कर लो। तो पदार्थ क्या है भाई, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन भी लिख दिया हूँ। कह रहा है यहाँ पे देख सकते हो, हमारे ठीक है, हमारे आसपास दैनिक जीवन में उपयोग, ये एनसीईआरटी का लाइन है ना, एनसीईआरटी का लाइन है ना। तो मैं लिख दिया हूँ, वो भी समझा भी दे रहा हूँ साधारण शब्दों में, और एनसीईआरटी का लाइन भी दे दिया हूँ। तो हमारे, और ये कहाँ पे दिखेगा, 6ठी क्लास की एनसीईआरटी में दिख जाएगा। तो देखो भाई, हमारे आसपास के दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली उनके वस्तु, जैसे पत्थर हो गया, है ना, जल हो गया, कागज हो गया, शक्कर हो गया, टेबल, हवा भी क्या है। अब यहाँ पे देखो ध्यान रखना, हवा भी क्या है, पदार्थ ही है, ठीक है। हवा, मिट्टी, पानी आदि को देखते हैं, ये सभी वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से निर्मित है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे सर क्या हवा पदार्थ है, तो मेरे भाई हवा जो है ना बिल्कुल पदार्थ है। आप क्या करो, एक गुब्बारा लो और उसमें हवा भर के देखो, तो ये इसका डेफिनेशन क्या है। आप ये सर अभी आपने बताया, जो स्थान घेरता है ना, स्थान घेरता है और जिसमें क्या है, द्रव्यमान है, वो पदार्थ है। तो हवा जो है ये दोनों चीज़ को फॉलो कर रहा है ना, आप इसे देख भी सकते हो। तो ये सब का सब क्या है भाई, तो आप ये सर यह भी हवा भी पदार्थ है। बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा सा ये एनसीईआरटी का ही लाइन में लिया हूँ। देखो भाई, मैं पुनः कर रहा हूँ, जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है इसमें 6ठी से लेके 12th तक की एनसीईआरटी का कंपाइलेशन दे दिया हूँ, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। हालांकि एनसीईआरटी का सीरीज में भी यूट्यूब पे दे दूंगा, वो करवा दूंगा 9th 10th और 11th की एनसीईआरटी, घबराइए नहीं। अब देखो यहाँ पे कुछ वस्तु का नाम मैं लिखा हूँ। यहाँ पे वस्तु में भार और वजन और यह स्थान घेरती है। तो ये आपको दिख रहा होगा पत्थर, जो कि आप तस्वीर में देखा, तो पत्थर में बिल्कुल भार होता है और ये स्थान भी घेरता है, तो ये क्या है, पदार्थ है। अगर मैं जल की बात करूं, अभी आपने देखा ना जल, यहाँ पे क्या ये स्थान भी घेरता है और द्रव्यमान भी होता है। सेम कंडीशन पत्थर का भी आपने देख लिया यहाँ पे, ठीक है।
अब कपूर की बात कर लो तो ये भी क्या करता है, इसमें भार है, यहाँ पे स्थान घेर रहा है, तो जाहिर सी बात है आप इसे कहेंगे पदार्थ। ठीक है, तो ये कंडीशन फिलफुल हो गया। अब यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, अतः हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास, हमारे आसपास, हमारे आसपास, हमारे आसपास, हमारे आसपास उनके वस्तुएं, हमारे आसपास अनेक, सॉरी उनके नहीं है, अनेक वस्तुएं जिनमें भार होता है, क्या होता है, भार होता है और स्थान घेरती हैं, उन्हें हम लोग पदार्थ, अच्छा पदार्थ को हम लोग, एक तो द्रव होता है जिसे इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, ये द्रव है ना, ये द्रव और ये द्रव्य, दोनों में अंतर है। इसका मतलब इस द, ये दर्शन जो अथा व यह जो होता है ना, इसका मतलब होता है पदार्थ। ठीक है, और ये द्रव जो आप देख पा रहे हो ये लिक्विड होता है ना, और ये मेटल होता है, तो गलती मत करिएगा दोनों में। ठीक है, चलो, तो पदार्थ का अपना डेफिनेशन समझ लिया, और पदार्थ क्या होता है, आशा करते हैं आज के बाद आप गलती नहीं करेंगे। अब देखो भाई, अभी मैं बताऊंगा अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है ना, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, कैसे पहचानोगे और कैसे ध्यान रखना है, सब बताऊंगा। अभी 1 to 1 हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, बस बढ़ते जाइए। अब देखो भाई, ये जो आप देख पा रहे हो अगला जो हेडलाइन है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों को हम लोग, जाहिर सी बात है यहाँ पे इसका भौतिक वर्गीकरण को देखेंगे और रासायनिक वर्गीकरण को देखेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो भाई, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ये जो पदार्थों का वर्गीकरण है जो हम लोग देखते हैं, दोबारा सुनिए, सॉरी बीच में हो रहा था, मैं ये बोल रहा था कि पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण उनके बाहरी गुण पर आधारित होता है, जैसे ठोस हो गया है ना, ये गलत लिखा है, द्रव लिख लीजिएगा, है ना, द्रव होता है, ये लिक्विड होता है, द्रव होता है, ये द्रव जो लिखिए, ये द्रव जो था ना, ये इसका मतलब पदार्थ होता है ना, ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, द्रव होता है, वह होता है, गैस हो गया। ठीक है ना। तो इसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पर 1 to 1 हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। वही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रासायनिक वर्गीकरण में, तो इसमें क्या होगा, तो पदार्थों की आंतरिक संरचना, पदार्थ आप समझ रहे हो ना, अगर मैं पदार्थ बोल रहा हूँ तो क्या है, तो आप कहिएगा हाँ बिल्कुल। तो रासायनिक वर्गीकरण में क्या होगा, पदार्थ की आंतरिक संरचना पर यह केंद्रित होता है, जैसे तत्व हो गया, आप यहाँ पे देखोगे तत्व हो गया, है ना, यौगिक आपको दिखेगा, तो तत्व में आपको धातु तत्व दिखेगा, धातु दिखेगा, उपधातु दिखेगा, चर्चा करेंगे। यौगिक में आपको कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक दिखेगा। यहीं पे मिश्रण की बात कर लो, क्योंकि रासायनिक वर्गीकरण में क्या होता है ना कि इसमें शुद्ध पदार्थ को भी हम लोग देखते हैं और मिश्रण को देखते हैं। तो जरा सा यहाँ पे देख लो, एक बार मैं पुनः जो है क्लियर कर देता हूँ, बस समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि पदार्थों का वर्गीकरण में भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण देखते हैं। तो भौतिक वर्गीकरण तो आपने देख लिया, ठोस, द्रव और गैस, है ना। रासायनिक वर्गीकरण में क्या है भाई, इसमें शुद्ध पदार्थ होगा, तो शुद्ध में अब यहाँ पे जाहिर सी बात है तत्व होगा और यौगिक होगा। अब तत्व में क्या होता है, टोटल कितने तत्व है अभी वर्तमान में जो खोजा जा चुका है, जैसे आवर्त सारणी में रखा गया है, पीरियोडिक टेबल में रखा गया, तो आप कहिएगा सर 118 तत्व है। 118 तत्व में आप देखोगे तो धातु की संख्या कितना है ना, ये सब अभी स्टार्टिंग में ध्यान रख लो। तो लगभग 90 से 92 धातु है, मेटल्स है, और धातु की बात कर लो, नॉन मेटल्स की बात कर लो, तो इनकी संख्या लगभग 20 है, और उपधातु की बात कर लो, मेटलवाइड्स की बात कर लो, तो इनकी संख्या 7 है। और याद कैसे रखना है, कौन कौन से है ये एलिमेंट, कौन कौन से तत्व है, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि आपको जो वर्गीकरण जो समझना है, कैसे समझना है। ठीक है, तो रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, तो शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक, यौगिक में क्या पढ़ते हैं हम लोग, तो कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, ये क्या होता है आगे चर्चा करेंगे। मिश्रण में समांगी मिश्रण होगा, जिसे हम लोग समांग मिश्रण भी कहते हैं और विषमांग मिश्रण भी कहते हैं। तो पदार्थों का वर्गीकरण भी आपने देख लिया, ये इसका वर्गीकरण था। ठीक है, बस बेसिक चीजें समझिए, और यही अब एग्जाम में आता है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं पुनः कराऊं, बुकलेट आपको आपके बैच में दे दिया गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद बुकलेट देख लीजिएगा। तो पदार्थों को पढ़ना है, पूरा केमिस्ट्री बस इसी पे खेलता है। अरे भैया, पूरा केमिस्ट्री, आप रसायन विज्ञान पूरा इसी पे तो खेलता है, आपको अभी समझ में आ गया। ठीक है ना, इसी पे। चलिए अब देखते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब चूंकि अब यहाँ से कहानी शुरू होता है, 1 to 1 हम लोग देखेंगे। भौतिक अवस्था के आधार पर या भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का मुख्यतः जो देखा जाए तो 3 भागों में या 3 वर्गों में बांटा गया है। एक तो ठोस होता है, ठोस पदार्थ है ना, जिसे इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे द्रव, गलती लिख दिया। ठीक है ना, ये द्रव होता है ना, वह होता है द्रव, इंग्लिश में लिक्विड होता है, तो द्रव हो गया। और यहाँ पे आपको गैस दिखेगा। ठीक है ना, इन्हें सही कर लीजिएगा बुकलेट में। ठीक है, प्रिंट आउट जब करवाओगे ना तो इसे सही कर लेना। अब यहाँ पे देखते हैं
पदार्थों की अवस्था है ना, अवस्थाएं मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। अब यहाँ पे देखो ठोस अवस्था में, मान लो कि ठोस अवस्था में जो पदार्थ होगा, साफ साफ आपको दिख रहा था, जो भी वस्तु एक ठोस अवस्था में होगा उसका कण जो होगा ना, परमाणु का कण जो होगा एकदम नजदीक नजदीक होगा, पूरा नजदीक नजदीक होगा, तब ना ठोस होगा। तो ठोस में सबसे नजदीक नजदीक कण होगा, छोटे छोटे जो कण होगा, ये जो पदार्थ मान लो कि सपोज दैट ये कोई बॉक्स है ना, या फिर कोई लकड़ी है, मान लो ये लकड़ी है, तो इस लकड़ी जो बना है एकदम जैसे बात इसमें ठोस में से काउंट करोगे तो ठोस पदार्थ में जो कण होगा पूरा नजदीक नजदीक होगा, तब ना ठोस होगा। तो ये ठोस अवस्था हो गया। फिर से यहाँ पे द्रव लिख लीजिएगा। द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट में जो पदार्थ होगी आपको उसका कहीं ना कहीं इसके कंपेयर में इसका जो कण होगा थोड़ा सा दूर दूर होगा, है ना। गैसीय अवस्था में इससे भी थोड़ा सा दूर दूर पे होगा, आपको यहाँ पे तस्वीर में दिख रहा होगा। तो ठोस अवस्था का जो पदार्थ होगा उसका कण जो होगा एकदम नजदीक नजदीक होगा। द्रव अवस्था में लिक्विड स्टेट में आपको जो पदार्थ दिखेगा या जो भी वस्तुएं दिखेगी कहीं ना कहीं उसका जो स्ट्रक्चर होगा दूर दूर में क्या होगा, इसके कंपेयर में थोड़ा सा दूर दूर में इनका कण होगा, है ना, इसका कण दूर दूर में होगा। गैसीय में उससे ज़्यादा भी दूर दूर में होगा, तो आपको देख पा रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। अब देखो ठोस को थोड़ा सा मैं डिफिनेशन भी लिख दिया हूँ ताकि भाई 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते जाओ और माइंड में सेट होते जाएगा। ठोस अवस्था लिख दिया हूँ तो कह रहे हैं कि इसका आयतन, ठोस अवस्था का क्या होता है, इसका आयतन और आकार, आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, पूछता है, जैसे पत्थर, कोयला, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब कहेगा सर आयतन और आकार है, होता क्या है, आप डायग्राम से समझा दीजिए, कोई बात नहीं, समझा देता हूँ। अब थोड़ा सा देख लो ये दोनों का, मैं चूंकि ये शब्द आपको दिखेगा आगे, आयतन आपको जो वॉल्यूम दिखेगा, है ना, और ये जो आकार आप देख पा रहे हो शेप, ये दोनों में क्या अंतर है। सपोज दैट मैं क्या करता हूँ, एक ग्लास बना लेता हूँ, यहाँ पे जरा सा देखो, ठीक है, ये ग्लास, और एक मैं गेंद बना लेता हूँ। तो गेंद आप देख पा रहे हो, ये गेंद है, ठीक है। तो गेंद कहीं ना कहीं आप देखोगे इसका जो आकार है, इसका जो शेप है क्या है, गोल है ना। तो आप कह सकते हो कि सर गेंद का जो आकार है ना वो शेप, सॉरी गोल आकार है ना। और यहीं पे मैं पूछ दूं कि भाई ये ग्लास जो आप देख पा रहे हो, है ना, ये ग्लास जो आप देख पा रहे हो, इसमें जो पानी भरा हुआ है, ये पूरा ग्लास पानी भरा हुआ है, यही इसका क्या है, आयतन है, ठीक है। ये पूरा जो ग्लास पानी भरा हुआ है, तो ये जो भरा हुआ पानी आपको दिख रहा होगा, ये उसकी आयतन को दर्शा रहा है। तो सीधे तौर पर बोल सकते हो कि आकार यानी शेप किसी भी चीज़ की बाहरी बनावट होती है, जैसे गेंद गोल होती है, या किताब की बात कर लो तो किताब चौकोर होता है। आयतन की वहीं पे मैं बात कर लो तो आयतन यानी वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऐसे बोल सकते हैं। वॉल्यूम यह बताती है कि कोई वस्तु कितनी जगह घेरता है, ये पानी कितना जगह घेरे है, तो कोई वस्तु कितना जगह घेरता है वो क्या है भाई, तो आप कहिएगा सर यह आयतन होता है। तो आकार और आयतन के लेके मन में कन्फ्यूजन बिल्कुल अब नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जैसे पत्थर हो गया, कोयला हो गया, तो ये सब का सब क्या है, ठोस पदार्थ है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं इसका कुछ शेप होगा, कुछ आयतन घेरेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है कुछ जगह घेरेगा वही उसका आयतन होगा, जितना जगह घेरेगा उसका आयतन हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। ये कोई बात नहीं, द्रव होता है, लिक्विड होता है। लिक्विड क्या होता है सर, तो लिक्विड में आप देखोगे तो इसका आयतन, इसका जो आयतन होगा, वॉल्यूम जो होगा, तो वॉल्यूम की मैं बात कर लूँ, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम। तो द्रव में भी क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, इसका आयतन, वॉल्यूम जो है निश्चित होता है, लेकिन इसका जो आकार है ना, शेप, ये परिवर्तनशील होता है। अर्थात जिस पात्र में रखी जाती है गैस को, है ना, उस पात्र का जो भी आकार होगा कहीं ना कहीं वो वाला आकार धारण कर लेगा। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूँ द्रव का, है ना, तो द्रव की बात कर लूँ तो इसका द्रव का, लिक्विड का आयतन तो निश्चित होगा, आयतन निश्चित होगा, लेकिन इसका जो आकार है, अब सोचो ना, मान लो कि ये टेढ़ा मेढ़ा क्या है भाई, वो बर्तन है। अब इसमें लिक्विड को डालोगे तो कहीं ना कहीं इस बर्तन का शेप ले लेगा, तो कहीं ना कहीं इसका शेप जो है क्या हो जाएगा, परिवर्तनशील है। सिंपल सी बात है। तो इसमें आयतन निश्चित होगा। आप इसे ऐसे समझो, मान लो कि मैं क्या करता हूँ ना, 1 लीटर पानी लेता हूँ। अब देखो आयतन और यहाँ पे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, मुझे पता है ना। तो 1 लीटर मैं क्या करता हूँ, 1 लीटर पानी लेता हूँ। अब 1 लीटर पानी को मैं क्या करूँगा, है ना, 1 लीटर पानी का मैं क्या करूँगा, आप देखोगे 1 लीटर पानी का हम लोग क्या करेंगे, इसे ये मान लो कि कटोरा है, कटोरा में रखेंगे, तो ये पानी का जो शेप हो जाएगा ना, आकार हो जाएगा, ये इसका ले लेगा, है ना। वहीं पे अगर मैं एक गिलास में रखूँगा पानी को, है ना, यहाँ पे, तो ये गिलास का जो शेप होगा कहीं ना कहीं वो शेप धारण कर लेगा। वहीं अगर मैं क्या करूँगा, एक टब में इसे रख दूँ, देख देता हूँ उस पानी को, तो ये इसका आकार ले लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पानी जो है, अगर मैं बात करूँ 1 लीटर है, तो ये कहीं भी रखोगे तो पानी 1 लीटर ही होगा। तो सीधे तौर पे बोल सकते हो कि जो इसका आयतन है,
आयतन में कोई परिवर्तन हो रहा है। 1 लीटर पानी का आयतन को दर्शाता है, ठीक है। बाकी जो जिस शेप में रख रहे हो, जिस बर्तन में रख रहे हो, कहीं ना कहीं उस बर्तन का शेप ले रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, शेप में परिवर्तन हो रहा है। तो बस इतना समझो यार, इतना हलवा है ना, और इसी को पता नहीं लोग कैसे करके समझाते हैं। तो बस इतना समझो, बस मेरा काम है एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लो, फिर किसी एग्जाम में बैठोगे ना भाई बोनाफाइड बन जाओगे। तो आशा करते हैं आयतन और आकार के लेके मन में डाउट क्लियर हो गया होगा। तो 1 लीटर जो है पानी क्या है भाई, 1 लीटर पानी क्या है, तो आप कहेगा 1 लीटर पानी ये इसका आयतन को दर्शाता है, और जिस बर्तन में रख रहे हो अलग अलग बर्तन में उसका आकार को बता रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी जो मात्रा है ना, मात्रा में कोई चेंज हो रहा है, दोबारा सुनिए, मात्रा में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब आयतन इसका मात्रा को दर्शा रहा है। तो 1 लीटर है, ये मात्रा को दर्शाता, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, निश्चित है। बाकी आकार इसका अनिश्चित हो रहा है ना, अनिश्चित नहीं परिवर्तनशील है। तो आपने ये द्रव फ्रेंड्स इसे समझ लीजिएगा, ये द्रव है, ये द्रव्य नहीं है, इसका मतलब पदार्थ होता है। अभी मैं बताऊँ ना, इसका मतलब पदार्थ होता है, पदार्थ होता है। कोई बात नहीं, लिखने में स्पीड हो जाता है ना, और आपको पता है कि सारे सब्जेक्ट का हमने डिटेल नोट्स बनाया है, तो हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन आप उसे सही कर लीजिएगा। तो आपने देख लिया, तो कह रहा है कि द्रव की बात कर लो, लिक्विड की बात कर लो, तो इसका आयतन निश्चित है लेकिन आकार परिवर्तनशील होता है, अर्थात जिस पात्र में रखी जाती है उस पात्र का स्थान ग्रहण कर लेती है, जैसे पानी, दूध, तेल, है ना, आपने देख लिया। अब थोड़ा सा गैस का समझ लो, है ना, इसका क्या फंडा है। तो आज के बाद गलती नहीं करोगे, मुझे पता है ना, और इसी को लोग रटते रहते, भाई रटने वाला चीज़ है, कितना रटोगे, सब चीज़ रटबे करोगे तो फिर समझ में कैसे आएगा, बाकी सब सब्जेक्ट में है ना, तो रटना नहीं होता है, बस एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। अब गैस क्या होता है, तो इसका आयतन अब बिल्कुल आपको समझ में आ गया। आयतन तो मतलब 1 kg गैस की मैं बात करूंगा तो आयतन क्या होगा। अब यहाँ पे भी लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है सर कि गैस में भी तो ऐसा हो सकता है ना कि भाई गैस में जिस बर्तन में हम उसको रखते हैं गैस को, तो 1 kg मान लो कि गैस है ना, 1 kg, तो 1 kg जाहिर सी बात है 1 kg इसका द्रव्यमान है, ठीक है ना, द्रव्यमान है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कंडीशन पानी और गैस में क्या होता है कि देखो, पानी को मान लो कि बड़ा बर्तन में रखोगे, छोटा बर्तन में आपको 1 गिलास पानी है, और ये कोई टॉप में पानी को रखोगे तो इतना पानी है, तो जाहिर सी बात है इसमें इतना ही जगह घेरेगा, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं जगह तो घेर रहा है ना, लेकिन गैस को क्या करोगे ना, अब मान लो कि ये इसमें 1 kg गैस है, ये पूरा भरा हुआ है, और यहाँ पे 5 kg वाला बर्तन में रखोगे तो ऊपर भी ये हर जगह फैल जाएगा, है ना, पूरा फैल जाएगा यहाँ पे, समझे हो ना। तो यहाँ पे गैस में क्या होता है कि यह आयतन और आकार दोनों परिवर्तनशील होता है, इसी कारण से, ठीक है ना। क्योंकि आप बड़े बर्तन में पानी को रखोगे तो बस जितना यहाँ पे आयतन घेरे था ना, जितना जगह लिया था उतना जगह यहीं पे उतना ही जगह लेगा ना। गैस में क्या होगा, ये मान लो कि 5 किलो का ये था, सपोज दैट ये 5 किलो का ये गैस सिलेंडर है, और ये मान लो कि 15 किलो का गैस सिलेंडर है, इसमें डालोगे तो ये पूरे सिलेंडर में फैल जाएगा, ठीक है ना, पूरे सिलेंडर में फैल जाएगा। तो दोनों में ये अंतर है, यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन में रहता है। पता है कि द्रव्यमान जाहिर सी बात है हर जगह सेम ही रहेगा, मतलब कि द्रव्यमान करने का मतलब जैसे मान लो 1 kg है तो kg में द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसका जो आयतन है ना, आयतन में चेंज होगा। तो गलती मत करिएगा यहाँ पे। देखो भाई, जो भी चीज़ें समझ में नहीं आता है ना, तो यहाँ पे पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, हम आपको 1 to 1 सब कुछ समझाते हैं। और आशा ये भी करते हैं कि आज के बाद, ये वीडियो देखने के बाद कोई कन्फ्यूजन आपके मन में रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो बस साइंस पढ़ाने का यही अप्रोच भी होना चाहिए, और साइंस आपके पेपर में बोनस पॉइंट होता है, आपके एग्जाम में जो आता है क्वेश्चन, बस बशर्ते आपको अब ये तय करता है कि आप रट के जाते हो या समझ के जाते हो। जो समझ के जाते हैं तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए या फैक्चुअल आए, सब बना लेते हैं। जो रट के जाते हैं वन लाइनर, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ माइंड पे नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं कितना रटोगे। तो गैस में क्या होता है, आयतन और आकार दोनों परिवर्तनशील होता है, जैसे कोल गैस, मार्स गैस, CH4 आदि, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठोस, फिर से यहाँ पे मैं स्टिक किया, द्रव लिखिएगा फ्रेंड्स, द्रव नहीं है, ठोस, द्रव, गैस के अलावा पदार्थ की 2 अवस्था और होती है, एक तो प्लाज्मा अवस्था होता है, और अगला जो होता है दूसरा आप देख सकते हो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये तीसरा अवस्था, चौथा अवस्था प्लाज्मा, और 5वां अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, जो कि हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में भी। अब देखो, इसका जो डिफिनेशन है ना प्लाज्मा अवस्था का, जिसे हम लोग चौथी पदार्थ की चौथी अवस्था कहते हैं, तो आप इसे ऐसे ध्यान रखना, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। आसान भाषा में और समझ लेते हैं तो आप कह सकते हो कि गैस को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है। कितना, तो ये कितना है आप देख सकते हो, ये 20 है ना, 20,000 डिग्री सेल्सियस है ना, 20,000 डिग्री सेल्सियस है ना, बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे। दोबारा सुनिए, जब हम गैस को ना बहुत ज़्यादा 20,000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे ना, तो इसका जो है ना क्या होगा, परमाणु क्या करेगा, इसके जो परमाणु होगा, है ना, गैस का जो परमाणु होगा, ये इलेक्ट्रॉन को खो देता है। अब कैसे खोता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन खो देता है और आयन बन जाते हैं,
और यह आयन और इलेक्ट्रॉन मिलकर एक विशेष प्रकार का मिश्रण बनाते हैं जिसे हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो बस अब इतना ध्यान रखना। हालांकि मैं डेफिनेशन भी लिख दिया हूँ, ये एनसीईआरटी का लाइन ही लिखा हूँ। तो कह रहा है कि प्लाज्मा अवस्था का तापमान 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य एवं तारों की उष्मा मतलब कि ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। ठीक है, प्लाज्मा का कोई जो है निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। प्लाज्मा की पहचान, अब यहाँ पे ये लाइन से प्रश्न पूछता है, तो प्लाज्मा की पहचान या प्लाज्मा अवस्था की पहचान सर विलियम, इसका नाम था क्रस्ट नाम है ना, क्रस्ट नाम है, क्रस्ट नहीं, इसका नाम क्रूक्स था, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, क्रूस्क था। ये एनसीईआरटी में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे क्रूस्क इसका नाम था। ठीक है, तो प्लाज्मा अवस्था की पहचान सर विलियम क्रूस्क द्वारा कब किया गया था? तो 1879 में, 1879 में किया था। लेकिन प्लाज्मा नाम कौन रखा था? तो नाम अगर पूछा जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नाम जो है प्लाज्मा नाम। अच्छा, प्लाज्मा अवस्था की पहचान किया था सर विलियम, है ना, क्रूस्क। इसका नाम था क्या भाई, है ना, इसका नाम था क्रूक्स नाम था। अच्छा, फिर से मैं गलती लिखी, क्रूक्स, क्रू आधा क स होगा, क्रूक्स होगा, क्रूक्स ने किया था। ठीक है, कब? 1879 में, 1879 में हुआ था। लेकिन इसका जो नाम दिया था, नाम इसका इरविंग इसका नाम था, है ना, वैज्ञानिक का नाम था इरविंग, सही देख रहे हो, इरविंग है, इरविंग लेंगमूर या म्यूडर भी कई जगह लिखा था, लेंगम्यूर, ये ऐसे लिख सकते हो, लेंगम्यूर ने दिया था नाम इसका 1928 में। ठीक है, तो नाम पूछा जाए तो लेंगमूर ध्यान रखना, और पहचान किसने किया था? तो विलियम क्रूक्स ने किया था, बस इतना ध्यान रखना। और ये आप देख सकते हो, ये प्लाज्मा अवस्था है। कई बार पूछ देता है जो सूर्य तारे जो बने हुए हैं, कहीं ना कहीं ये प्लाज्मा अवस्था का ही उदाहरण है। प्रश्न पूछ देता है, धरती पर तुमने बिजली चमकते देखा होगा, वह भी प्लाज्मा का एक उदाहरण है ना। इसके अलावा नियॉन लाइट्स देखा होगा, कुछ ये बेसिक बातें थोड़ा समझ में रखिएगा। पांचवी अवस्था जो है, ये तो आप सबको पता है, बॉस एंड चिन कंडेंसेट, ये पांचवी अवस्था होता है, बस इतना ध्यान रखना। आपको तस्वीर में दिख रहा होगा पदार्थ की पांचवी अवस्था। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं पदार्थों में होने वाले जो परिवर्तन है ना, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, और रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, उसे देखते हैं। ठीक है, दोबारा सुनिए, पदार्थों में जो होने वाला परिवर्तन है, पदार्थों में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज, और रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, विथ एग्जाम्पल हम लोग एकदम डायग्रामिकली समझने वाले हैं। अब दोनों परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, ये भी आपको यहीं पर समझ लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया, भौतिक परिवर्तन वर्सेस रासायनिक परिवर्तन। बस जितना बोल रहा हूँ समझते जाओ। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि भाई कोई भी जो वस्तु है ना, वो कहीं ना कहीं अपना रूप बदल देता है। या सीधे तौर पे बोल सकते हो कि भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि जब कोई चीज़ अपना रूप बदल देती है, लेकिन उसकी अंदरूनी चीज़ें वैसे ही रहती है। जैसे बर्फ़ पिघलकर पानी बन जाता है, आपको पता होना चाहिए। बर्फ़ पिघल कर क्या होता है, पानी बन जाता है। तो पानी तो वही रहता है, बस उसका स्वरूप बदल जाता है, मतलब कि ठोस से क्या होगा, द्रव में बदल जाएगा। तो बेसिक बातें हैं भौतिक परिवर्तन। हालांकि मैं आपको और साधारण शब्दों में आप लोगों के लिए लिख दिया हूँ। कह रहा है कि जो भौतिक परिवर्तन होता है, ये अस्थायी परिवर्तन होता है, अस्थायी नहीं होता, अस्थायी। ठीक है, लास्ट में मैं अभी आपको एक याद रखने का ट्रिक भी बता दूंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिजिकल जो चेंज होता है ना, इसमें क्या होता है, यह जो है अस्थायी परिवर्तन इसमें होता है। इस परिवर्तन में कोई पदार्थ परिवर्तन होने के बाद पुनः जो है अपनी जो पूर्व अवस्था है, मान लो कि जैसे पानी है, पानी को आप क्या करो, ठोस में कन्वर्ट कर लो, है ना, बर्फ बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसे पिघला दोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा। तो पानी जिस अवस्था में था, अब फिर से वही अवस्था में आ गया। तो ये क्या है भाई, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, मतलब जो मिल जाए, जो पहले पदार्थ था बनने के बाद दूसरा पदार्थ में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर से दूसरी बार कन्वर्ट होकर सेम पदार्थ बन जाता है, तो आप कहेंगे वो होता है भौतिक परिवर्तन। तो जो मिल जाए, एक चीज ध्यान रखना, जो मिल जाए वो भौतिक परिवर्तन, और जो ना मिले उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, बेसिक बात है, इसका क्वेश्चन भी। और मैं आपको बार बार कहता हूं, जैसे आपने अभी थ्योरी कंप्लीट किया, करवाया जा रहा है, ये कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव और PYQs जरूर लगा लेना है। ठीक है, अब देखो रासायनिक परिवर्तन क्या है सर, तो केमिकल चेंज में क्या होगा, यह अस्थायी परिवर्तन हो जाता है, अस्थायी, परमानेंट।
कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद आप देखोगे तो ये बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, एक बार मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के बता देता हूँ, ठीक है। ये ग्रासनली है, ये स्टोमिक है, बायोलॉजी में हम लोग पढ़े हैं, हालांकि कई सारे और एग्जाम्पल मैं दूंगा, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। स्टोमिक है, तो स्टोमिक में हम लोग क्या करते हैं भाई, आपको पता है कि खाना खाते हैं, खाना ग्रासनली से होते हुए स्टोमिक में आता है। उसके बाद खाना जो है यहाँ पर आप देखोगे छोटी हाथ में जाएगा, बड़ी हाथ में जाएगा, उसके बाद एनस के थ्रू खाना बाहर निकल जाएगा। तो अब इस खाना को मान लो कि आपने रोटी खाया, तो रोटी को चाहोगे फिर से जो एनएस के थ्रू निकल गया तो फिर से रोटी बना सकते हो, नहीं। तो यह क्या है, अस्थायी परिवर्तन हो गया। एक बार परिवर्तन हो गया तो आप दूसरी बार फिर से कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यही रासायनिक परिवर्तन होता है। हालांकि कई सारे और एग्जाम्पल है जो कि हम लोग चर्चा करेंगे। तो कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन, जैसे मान लो कि मोमबत्ती जला रहे हो, है ना, ये मोमबत्ती है, सपोज दैट ये मोमबत्ती है, ठीक है, ये मोमबत्ती जल रहा है। जलने के बाद ये मोमबत्ती पूरा जल जाएगा, तो जाहिर सी बात है दोबारा मोमबत्ती को नहीं बना सकते, लेकिन वही मोमबत्ती क्या होगा, जलना, ये जल रहा है, और यही मोमबत्ती क्या करेगा, पिघलेगा। तो पिघलना, जब मोमबत्ती पिघलेगा तो वो तो जल नहीं रहा है, पिघल रहा है, तो ये फिर से अपनी अवस्था में आ सकता है। लेकिन जल जाएगा तो वो अपनी अवस्था में नहीं आएगा। तो जो नहीं मिल रहा है दोबारा, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। जो दोबारा मिल जाता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। अभी आपने देख लिया, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो मैं लिख भी दिया हूँ आप लोगों के लिए। अस्थायी परिवर्तन होता है ये रासायनिक परिवर्तन। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तन होने के बाद पुनः जो है पूर्व अवस्था में नहीं आता है। जैसे मैंने आपको बोल दिया ना, जैसे खाना पचने के बाद पुनः अवस्था में नहीं आता है। जैसे मोमबत्ती अगर जल जाएगा भाई, मोमबत्ती, लकड़ी का जलना, कई सारे एग्जाम्पल है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, मैं लिख दिया हूँ। तो ये सब का सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब देखो दोनों में क्या अंतर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है चार्ट है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये भौतिक परिवर्तन है, और यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये है रासायनिक परिवर्तन। तो देखो यहाँ पे क्या है, CO2 से सूखी बर्फ बनाना। अब ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है CO2 से। अब देखो इसमें क्या है, अब कार्बन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को क्या, वो परमाणु है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे ना, ये सर भौतिक परिवर्तन है भाई, सॉरी भौतिक परिवर्तन ही है, रासायनिक परिवर्तन है। कुछ लोग बोलेंगे भाई रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो CO2 से सूखी बर्फ बनना एक भौतिक परिवर्तन है। इसमें एक को कार्बन है, दो को क्या है भाई, ऑक्सीजन है। आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा। तो इसमें इसका पहचान बदलता है, उसका अवस्था में, उसकी जो अवस्था है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, क्योंकि ये गैस से सीधे ठोस में हो रहा है। गैस से सीधे किस में कन्वर्ट हो रहा है, ठोस में कन्वर्ट हो रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन और उर्ध्वपातन। तो ये भौतिक परिवर्तन होता है, और ये आपके ऑप्शन में आता है कि CO2 से सूखी बर्फ बनना क्या है, ये ध्यान रखिएगा, भौतिक परिवर्तन है। मक्खन का, है ना, खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है ना। यहाँ पे आप ये दोनों चार्ट को देख लेना। मोमबत्ती का पिघलना, देखो ये पिघल रहा है तो भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती जल रहा है, रासायनिक परिवर्तन है। पानी से बर्फ बनना, देखो पानी से बर्फ बनना, फिर से कन्वर्ट कर सकते हो इसे, तो ये भौतिक परिवर्तन है। अगरबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। पानी का वाष्प बनना, देखो पानी वाष्प बन रहा है तो फिर से क्या होगा, वाष्प से पानी बन जाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन है। खाना अगर पच जाता है तो ये रासायनिक परिवर्तन है, जो कि खाना पच जाएगा तो पचा हुआ खाना को फिर से कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। चाय या नमक का पानी में मिश्रण, ये भौतिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना, ईंधन का जलना, लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जैसे ऑक्सीकरण कहते हैं ना, ये कई बार ये शब्द देके देगा, ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीडेशन जो होता है, ये भौतिक परिवर्तन होता है या रासायनिक, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। ये सब भौतिक परिवर्तन इस साइड में। शुष्क बर्फ का जो है सब्लिमेशन आप सभी लोग समझ रहे हो, ये भौतिक परिवर्तन होता है। दूध का दही बनना भौतिक रासायनिक परिवर्तन है। कपूर का जलना, देखो ये कपूर जल रहा है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि सर ये तो कपूर जल रहा है, तो ये रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि फिर से कन्वर्ट नहीं कर सकते। भैया कर सकते हो, कपूर जलता है ना, तो ये भौतिक परिवर्तन है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन में रहते हैं ना, देखो कपूर ठोस होता है, आपको पता होना चाहिए। देखो ये कैसा है भौतिक परिवर्तन, ठीक है, तो ये ठोस है भाई। अब देखो ये कपूर को जलाओगे ना, तो मान लो कि ये कपूर है, ये कपूर का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और इसमें आग जला देते हैं, ठीक है। ये कपूर जल रहा है और ऊपर में कोई ठंडा चीज़ें रखते हो, है ना, ठंडा कोई बर्तन रखते हो एकदम पूरा ठंडा, तो ये कपूर से जो वाष्प बन के जा रहा है ना, तो ये क्या होगा, फिर से इकट्ठा होकर ये जम जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है, कपूर का जो टुकड़ा था, जो कपूर जहाँ पे गैस में कन्वर्ट हुआ था, फिर से ये क्या हो जाएगा भाई, ये ठोस में, ये ठंडा पदार्थ में जाके टकराएगा, उसका गैस फिर से, है ना, ठोस बन जाएगा ना, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए कपूर का जलना ये भौतिक परिवर्तन है। गलती मत करिएगा, यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, तो आपको इन गलतियों से बचना है। चूँकि कपूर में आप देखोगे तो डायरेक्टली सॉलिड से क्या हो रहा है, तो आप कहेगा सर सॉलिड से ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है और गैस से फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। कैसे, तो आपने देख लिया। चलो, तो कपूर का जलना यह जो है
क्या है, तो भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पे अम्लकृत जल का वैद्युत अपघटन, ये भी भौतिक परिवर्तन है। और लोहे का मैंने क्या बोला, लोहे का चुंबकीयकरण, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। चलो बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना, ये भी क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन है। सोडियम को पानी में डालना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। प्लेटिनम तार का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। पदार्थों का, ये मैं लिखा हूँ किण्वन, है ना, किण्वन, तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ये खासतौर पे बिहार के आयोग जो है ना, इसका फेवरेट ये क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है, आप जाके पेपर उठा के देखना, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ना, लोहे के संदर्भ में। तो लोहे पर जंग लगना, देखो इस लाइन को समझो, तो लोहे पर इस लाइन को समझो, लोहे पर जूम कर देता हूँ, तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग ऑक्सीकरण और नमी की उपस्थिति में लगता है ना। लोहे पर जंग लगने से जो है उसका भार बढ़ जाता है। ये लाइन तो कई बार पूछा गया, आप जाके बीपीएससी का भी उठा के जाके देख लीजिएगा, चाहे अन्य आयोग का, बिहार के जो अलग अलग आयोग है जो एग्जाम में प्रश्न पूछता है, जाके देखिएगा, इस लाइन से कई बार प्रश्न पूछा गया है। लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग जस्ते का लेपन करते हैं, है ना, और यह प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, जस्तीकरण करते हैं, ठीक है। लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए उस पर जो है हम लोग ZnCl2 का, है ना, ZnCl2 का मतलब कि जिंक क्लोराइड का, है ना, ये Zn से जिंक हो गया और Cl से क्लोराइड हो जाएगा, कोई बात नहीं, आगे हम लोग ये क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आगे आपके पेपर में ये क्वेश्चन आए, पूछे जा सकते हैं, माइंड में रखिएगा। ये लकड़ी को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का उसमें लेपन किया जाता है ना, ZnCl2 का प्रयोग किया जाता है ना। इसमें कितने परमाणु है और कितने एलिमेंट है, कहिएगा सर 2 एलिमेंट है, ठीक है। मैंने रखिएगा प्रश्न, ये छोटे छोटे पूछता है। जस्ते की कमी से धान में कौन सा रोग होता है, तो ये खीरा रोग होता है, ये भी प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है, तो माइंड में रखिएगा। अब देखिएगा अगला लाइन क्या कहता है, कह रहा है कि रासायनिक संगठन के आधार पर, मैं क्या बोला हूँ, रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव को मुख्यतः 3 प्रकार में यहाँ पे द्रव है, सही देख रहे हो, ये लिक्विड नहीं है, ये द्रव है, मेटर है ना, ये मेटर है, पदार्थ है, जिसे हम लोग पदार्थ कहते हो। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को या द्रव्य को मुख्य रूप से 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन सा, किसके आधार पर, तो रासायनिक संगठन के आधार पर। एक तो तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है, बहुत पूछता है। अब यहीं से अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, ये तत्व। अब यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे, पदार्थ तो आप लोग समझ ही गए हो, हम लोग तत्व देखने वाले हैं, यौगिक देखने वाले हैं, और यौगिक से पहले हम लोग एक शब्द और आपको दिखेगा, अणु, मॉलिक्यूल दिखेगा ना, उसको देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मिश्रण को देखेंगे, मिश्रण को। पदार्थ तो आप लोग समझ ही लिए हो कि पदार्थ क्या होता है, ठीक है। तो ये 5-6 शब्द ना बहुत परेशान करता है और आज के बाद नहीं करेगा। तो मैंने क्या यहाँ पे लिखा हूँ कि रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को मतलब कि द्रव्य को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन सा है, तो आप ये सर, ये तत्व है जिसे इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, यौगिक कंपाउंड्स, है ना, यौगिक का शुद्ध पदार्थ होता है, और मिश्रण जो है ये अशुद्ध पदार्थ होता है। मिश्रण में ये अशुद्ध पदार्थ होता है, क्यों होता है हम लोग चर्चा करेंगे। शुद्ध पदार्थ, अच्छा अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, चलो यहाँ पे पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले आपको करना क्या पड़ेगा, वर्तमान में ना, इस लाइन को समझो मेरे भाई, यहाँ पे जरा सा देखो, वर्तमान में देखा जाए तो, है ना, आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में कितने तो टोटल तत्व है, तो आप ये सर टोटल जो तत्व है वो है, इनकी संख्या है, एक मिनट और बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, 118 टोटल तत्व है। कितना है, 118 टोटल तत्व है, ठीक है, 118 तत्व में, इसमें आप देखोगे तो धातु कितना है, मेटल कितना है भाई, तो इनकी मेटल की संख्या है मेटल की संख्या है लगभग 90 से 92, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको ये काम देगा। धातु इतना है, अधातु कितना है भाई, नॉन मेटल कितना है, अधातु कितना है, तो इनकी संख्या लगभग 20 है। और उपधातु कितना है, उपधातु कितना है, तो इनकी संख्या 7 है। तो ये दोनों याद रख लेते हो ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा धातु है, कौन सा उपधातु है, तो ये चीज़ें आप फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको याद करवा दूंगा, कोई बात नहीं। जैसे उपधातु में टोटल जो 7 एलिमेंट है, 7 जो तत्व है, और टोटल काउंट करोगे तो 118 हो जाता है। जैसे आप लोग का बोरॉन हो गया, है ना, यहाँ पे सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन के बाद आप देखोगे तो जर्मेनियम हो गया, है ना, जर्मेनियम के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपको आर्सेनिक दिखेगा, आर्सेनिक के बाद ये धातु है, और सातों को सातों लिख देता हूँ, और मैं आपको यहीं पे याद भी करवा दूंगा। ये क्यों याद करवाऊंगा, क्योंकि आगे आपको काम देगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया भाई, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, जिसे हम लोग SB लिखते हैं, है ना। एंटीमनी के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा तो टेल्यूरियम दिखेगा, और यहाँ पे पोलोनियम दिखेगा, ठीक है, PO। तो ये टोटल उपधातु है। और पता है प्रश्न पूछता है, क्योंकि उपधातु जो होता है ना, ये विद्युत का
चूँकि इसमें विद्युत का आप देखोगे कहीं ना कहीं फ्लो होता है ना, इसमें फ्लो होगा उसका, चूँकि ये अर्धचालक होता है। जितने भी उपधातु होता है ना, ये अर्धचालक होता है। उपधातु अर्धचालक होता है विद्युत का। धातु विद्युत का एकदम चालक होता है, एकदम बहुत अच्छा चालक होता है। उपधातु अधातु जो है ये इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है ना, और चालक होता है। तो जो कि हम लोग एक चैप्टर ही धातु अधातु और उपधातु जो कि आगे चर्चा करेंगे। अब देखो कुछ एलिमेंट आपको 20 को याद रखना पड़ेगा। अभी मैं आपको इसी चार्ट में दिखाऊंगा क्यों याद रखना पड़ेगा। 20 को कैसे याद रख सकते हो, देखो सबका नाम आगे लिख भी दिया। जैसे आप लोगों को पता है कि याद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या निकालना बहुत आसान हो जाएगा। 1 से लेकर 20 तक कम से कम याद रख लीजिएगा। ये अधातु का जो 20 वो है, इसमें 10-12 याद कर लीजिएगा ना, बाकी आराम से कर लोगे। इसमें मैक्सिमम जो गैस होता है ना, ये आ जाता है। उपधातु तो बता ही दिया, बाकी धातु तो आराम से खोज ही लोगे। सबका अपना तरीका होता है, आप कर लो। तो ये जो पहला जो तत्व है ये हाइड्रोजन, आवर्त सारणी में कर सकते हो। इसका परमाणु जो क्रमांक है आवर्त सारणी में, इनका जो क्रमांक है वो 1 है। तो हाइड्रोजन हो गया, आप लोग का हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ब्रोन हो गया। ठीक है, तो 5-5 करके या 10-10 करके ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ब्रोन हो गया। ब्रोन के बाद यहाँ पे क्या कर लो आप, कार्बन को ध्यान रखो। यहाँ पे कार्बन आता है 6 नंबर पे, 7 नंबर पे कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, 8 नंबर पे ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के बाद 9 नंबर पे फ्लोरीन आता है, और 10 नंबर पे आप देखोगे तो नियोन आता है। ठीक है, 10 को आराम से याद हो जाएगा। अभी मैं आपको ट्रिक से याद रखवा दूंगा, पहले समझ लो। उसके बाद आगे आप देखोगे तो नियोन के बाद अब यहाँ पे देखोगे तो 11 नंबर पे सोडियम आ जाएगा, 11 नंबर पे सोडियम आ जाएगा, 12 नंबर पे मैग्नीशियम आ जाएगा, 13 पर एल्युमिनियम आ जाएगा, और 14 पे सिलिकॉन आ जाएगा, और 15 पे जो है आप देखोगे तो फास्फोरस आ जाता है, 16 पे सल्फर आ जाता है, 17 पे क्लोरीन आ जाता है, 18 पे आर्गन आ जाता है, 19 पे पोटेशियम आ जाता है, और 20 पे कैल्शियम आ जाता है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ याद करने, मैं बार बार कर रहा हूँ। आप 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करिएगा ना, 5 बार 6 बार 10 बार कर लीजिए, 20 बार कर लीजिए, इसे याद करना ही पड़ेगा। याद क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक चैप्टर है परमाणु संरचना, है ना, तो वहाँ पे आपको काम देगा। और ये सिंबल कैसे तय किया गया वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। हालांकि ये चार्ट भी आपको दिखेगा, इसमें चार्ट में दिया हूँ भाई आप लोगों को। अब जैसे आगे बढ़ोगे ना दिखाता हूँ। देखो अभी अच्छा वो चैप्टर आगे है, वो चैप्टर ही ये वाला चैप्टर में वो सारी चीज़ें समझेंगे। जैसे परमाणु संरचना है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थ्योरी, तो इसमें हालांकि लिख दिया हूँ टोटल जो एलिमेंट है ना, यहाँ पे इधर है बस सब, यहाँ पे एलिमेंट का नाम लिख दिया हूँ, कौन कौन से याद रखना है वो यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो यहाँ फिर हम लोग जो देख रहे थे कि तत्व क्या है, तत्व क्या है। तो अभी आपने देख लिया कि भाई तत्व। अब देखो भाई ये जो तत्व आप देख पा रहे हो ना, ये जो तत्व देख पा रहे हो, ये इसमें बात करो एलिमेंट का, तो यह एक प्रकार की परमाणुओं से बना होता है। एक ही प्रकार के, दोबारा सुनो, तत्व है ना, यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। मैं जैसे मैं बोलता हूँ कि ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है, तो जो हाइड्रोजन बना है ना, या फिर मैं बोलता हूँ कि ये ऑक्सीजन है या कार्बन है, तो जाहिर सी बात है जो हाइड्रोजन बना है ना, एक ही प्रकार के परमाणु से, एक ही प्रकार के परमाणु से, छोटे छोटे इसके कण होंगे। तो आप सीधे तौर पे बोल सकते हो कि तत्व को रासायनिक तरीके से और सरल कह सकते हो, और सरल पदार्थों में नहीं बांटा जा सकता है। यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मैंने आपको बोला, जैसे आपको मैं बात करूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में एक ही प्रकार के परमाणु होगा। अब कहिएगा सर ये परमाणु क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे परेशान करता है। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग में बोला हूँ, ये सब आपको समझा दूंगा। देखो परमाणु क्या होता है, तो सपोज दैट ये जो आप पेन देख रहे हो, अब चीज़ों को समझो। ठीक है, अब पेन वाला उदाहरण मैं लेता हूँ ताकि आप इसको लिख रहे हो ना, तो देखो पेन क्या है भाई, तो आप कहिएगा सर ये तो अभी आपने बताया कि ये एक पदार्थ है। तो मैं बोलता हूँ कि ये पेन जो है क्या है, पदार्थ है। ठीक है, तो मान लो कि ये पेन सपोज दैट एक कार्बन से मिलकर बना है, सपोज दैट ये पेन कार्बन से मिलकर बना है, तो ये पदार्थ है और कार्बन से मिलकर बना है। तो पेन का जो सबसे छोटी इकाई होगा ना, एकदम सबसे छोटा टुकड़ा, उसी को हम लोग कहेंगे परमाणु। एकदम छोटा टुकड़ा होगा, उसे हम लोग कहेंगे परमाणु। ठीक, और इसी परमाणु से, एक ही प्रकार के परमाणु से किसका निर्माण हुआ है, तत्व का, जिसे हम लोग परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं। ठीक है, और तत्व को हम लोग एलिमेंट कहते हैं, आपको पता ही है। तो ये जो तत्व बना है किससे, इसी परमाणु से, है ना। तो एक ही प्रकार के परमाणु से, एक ही प्रकार के एटम से किसका निर्माण हुआ है, तो ध्यान रखिएगा एलिमेंट का निर्माण हुआ है, तत्व का। अब यहाँ पे एक शब्द और आपको दिखेगा, अणु दिखेगा, मॉलिक्यूल दिखेगा। एक मिनट, यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख ही देता हूँ, है ना। मॉलिक्यूल की बात करो, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे, अब यहाँ पे गलती मत करिएगा। देखो ये जो एटम होता है ना, ये जो परमाणु होता है भाई, तो कई सारे परमाणु मिलकर किसका निर्माण करता है, तो तत्व का। ठीक है ना, और एक से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करता है। तो आप कह सकते हो कि एक ही प्रकार के परमाणु से किसका निर्माण होता है, तो एक ही प्रकार के परमाणु से तत्व का निर्माण होता है, और एक से अधिक परमाणु से किसका निर्माण होगा, तो अणु का निर्माण होगा, जिसे हम लोग अणु कहेंगे, एक से अधिक। जैसे ये हाइड्रोजन है, या यहाँ पे बात कर लो ऑक्सीजन का,
तो ये ऑक्सीजन है भाई ये, और ऑक्सीजन का 2 परमाणु जिसे हम लोग O2 कहते हैं, जो कि ये ज़्यादा देर तक वो जो आप देख पा रहे हो ना ऑक्सीजन, ये वातावरण में है ना क्या रहता है, अकेला नहीं रह सकता, स्थायी अवस्था में नहीं रह सकता है ना। तो इसलिए जैसे हम लोग जल कहते हो ना, सॉरी जल H2O होता है, माफी चाहता हूँ, जैसे हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, तो इस आप देख सकते हो कि ये जो O2 आप देख पा रहे हो इसमें क्या है, तो O2 में 2 ऑक्सीजन के परमाणु है, तो जाहिर सी बात है ये ऑक्सीजन का अणु है, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो बेसिक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। दोबारा सुनिए, मैं बोल रहा हूँ ये परमाणु क्या होता है भाई, तो परमाणु किसी भी पदार्थ का एकदम सबसे छोटी इकाई होता है। ठीक है, और इसी पदार्थ से कई सारे, सॉरी पदार्थ बोल रहा हूँ, कई सारे ये जो परमाणु आप देख पा रहे हो, तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के उसका निर्माण होता है तत्व का। मान लो कि मैं बात कर लूँ, यहाँ पे कोई और एलिमेंट लेता हूँ, मैं मान लो कि ये बेरिलियम है ना, या बोरोन है, या कार्बन है, तो एक ही प्रकार के कार्बन के परमाणु से, कार्बन जो आप एलिमेंट देख रहे हो, तत्व देख रहे हो, उसका निर्माण हुआ है। अणु में क्या होगा, एक से अधिक परमाणु से अणु का निर्माण होता है। तो परमाणु क्या है ना, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटी इकाई, तो और अणु क्या है, तो आपने देख लिया एक से अधिक, या ऐसे बोल सकते हो अणु जो है 2 या 2 से अधिक, एक से अधिक मतलब 2 होगा या 2 से अधिक होगा, तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है अणु। परमाणु क्या है भाई, किसी भी पदार्थ का एकदम सबसे छोटी इकाई है। तत्व क्या है, तो एक ही प्रकार के परमाणु से, जैसे कार्बन की बात कर लो, हाइड्रोजन की बात कर लो, है ना, ऑक्सीजन की बात कर लो, है ना, नाइट्रोजन की बात कर लो, तो एक ही प्रकार के परमाणु से किसका निर्माण होता है, तत्व का निर्माण होता है। आशा करते हैं परमाणु, तत्व और यौगिक आपने, सॉरी अणु आपने समझ लिया। यौगिक क्या है भाई, जिसका फॉर्मूला बनता है, तो यौगिक क्या है, अब एक शब्द और यहाँ पे लिख ही देता हूँ यौगिक के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, कंपाउंड्स। यौगिक की बात करूँ फ्रेंड्स, देखो यौगिक में क्या है कंडीशन, इसे मिटा देता हूँ, आगे हम लोग और चर्चा करेंगे, परमाणु अणु वाला जो चैप्टर है ना, वहाँ पे और चर्चा करेंगे। यौगिक क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है, जिसका फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात से बनेगा, है ना, जिसका निश्चित अनुपात होगा। दोबारा सुनिए मैं क्या बोला, यौगिक जो होता है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों के लिख देता हूँ, तत्वों के परमाणुओं के मतलब कि एटम के, परमाणुओं के एटम्स के एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात होता है ना, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़ते हैं, रासायनिक रूप से। जैसे मैं आपको बोल देता हूँ, जैसे NaCl, तो आप देख सकते हो, एक तो तत्व आप देख रहे हो, पहला यहाँ पे क्योंकि 2 तत्व है, तो एक तत्व का नाम क्या है, यहाँ पे सोडियम देख रहे हो, है ना, सोडियम, और दूसरा आप देख सकते हो क्लोरीन है, जैसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, है ना। तो देख सकते हो 2 एलिमेंट जुड़ रहा है, और इसका भी एक अपना रेशियो है, निश्चित अनुपात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बार समझो, फिर से जूम कर देता हूँ। परमाणु क्या होता है भाई, तो किसी भी पदार्थ की एकदम सबसे छोटी इकाई है, और एक ही तरह के परमाणु से तत्व का, मान लो कि जैसे कार्बन है, तो कार्बन का ही परमाणु से तत्व का निर्माण हुआ है। अणु क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक परमाणु से अणु का निर्माण होता है, मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। परमाणु, एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, सॉरी यार, मैं ये बोल रहा था, परमाणु जो आप देख पा रहे हो, परमाणु एटम, ये किसी भी पदार्थ का सबसे छोटी इकाई है, और एक ही प्रकार के परमाणु से तत्व का निर्माण होता है, और 2 या 2 से अधिक परमाणु से अणु का निर्माण होता है। यौगिक क्या होता है, तो ये जो आप तत्व देख पा रहे हो, तो एक है ना, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में जुड़ने से यौगिक का निर्माण होता है। बस इतना सा फंडा है, कितना आसान है, एक बार और देख लीजिए। परमाणु क्या होता है, तो आप ये कैसे, परमाणु किसी भी पदार्थ की एकदम सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तत्व क्या है, तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके बना है, ठीक ना, तत्व। अणु क्या है, 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलके अणु का निर्माण होता है। यौगिक क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु का जो रेशियो होता है ना, यहाँ पे निश्चित होता है, तो आप कह सकते हो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात के ना जुड़ने से यौगिक का निर्माण होता है। तो आप सीधे तौर पे बोल सकते हो, जिसका फॉर्मूला बन रहा है ना, ये यौगिक है, बस ध्यान रखना। तो आशा करते हैं कि आप तत्व, दोबारा सुनिए, आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ लिए कि भाई तत्व क्या होता है। देखो मैं ये बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ, आगे काम देगा। तत्व क्या होता है भाई, यौगिक क्या होते हैं, है ना, परमाणु क्या होता है, या अणु लिख लो, अणु क्या होता है, यौगिक को हम लोग कंपाउंड्स बोलते हैं।
कंपाउंड्स, अणु को एटम, एटम नहीं मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। अगला परमाणु, जिसे हम लोग एटम बोलते हैं। तो सभी को समझ लिया, एक बार पुनः रिपीट कर लो। देखो तत्व क्या होगा, आप कहेगा सर एक ही प्रकार के परमाणु से तत्व का निर्माण होगा। जैसे कार्बन की मैं बात करूँ, कार्बन एक एलिमेंट है, तत्व है, तो इसमें कार्बन का निर्माण कैसे हुआ है, तो कार्बन के परमाणु से इसका निर्माण हुआ है, बस। ठीक है। अणु की बात कर लो तो 2 या 2 से अधिक परमाणु से किसका अणु का निर्माण हुआ है। यौगिक क्या है भाई, तो 2 या 2 से अधिक तत्वों से 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से जो है किसका, तो यौगिक का निर्माण हुआ है। बस इतना ध्यान रखना मेरे भाई, बस माइंड में परमानेंटली सेट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और भी थोड़ा सा माइंड में रख लो, कैसे करके देखो। कोई पदार्थ है तो पदार्थ का सबसे छोटी इकाई क्या होता है, कोई जो मेटर है, चलो कोई पदार्थ है, इसका सबसे छोटी इकाई जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु है, जिसे हम लोग एटम कहते हो, है ना, हम लोग एटम कहते हैं। तो आज के बाद ये गलती मत करना, हालांकि मैं डिफिनेशन पे लिख दिया हूँ, देख सकते हो, क्योंकि ये शुद्ध पदार्थ, यौगिक जो होता है ना शुद्ध पदार्थ होता है। हालांकि शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, है ना, एक तत्व और यौगिक। दोबारा सुनिए, शुद्ध पदार्थ जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। ठीक है। तत्व आप क्या बोलोगे, तत्व तो आप कहेगा सर इसमें एक ही प्रकार के परमाणु, यौगिक में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से बनता है ना, निश्चित अनुपात से बनता है। ठीक है। थोड़ा सा पेन सही से नहीं चल रहा है इसलिए ऐसा लिख रहा है। तो तत्व क्या है भाई, एलिमेंट क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु से। यौगिक क्या है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के मिलने से बनता है, जिसका सूत्र होता है ना, जिसका फार्मूला बन रहा है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि भाई H2SO4, तो ये क्या है, तो आप कहेगा सर ये एक यौगिक है, NaCl। तो आप देख सकते हो, अच्छा H2SO4 में देख सकते हो हाइड्रोजन 2 को है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो SO4, तो सल्फर है वो आपको दिख रहा होगा, और 4 को ऑक्सीजन आपको दिख रहा होगा। जैसे क्योंकि इसका एक निश्चित रेशियो है इसमें, जैसे नमक, यहाँ पे देख सकते हो सोडियम क्लोराइड, तो इसमें आपको एगो सोडियम दिख रहा है और इसका एक निश्चित अनुपात है, और एगो क्लोरीन दिख रहा है, तो एक निश्चित अनुपात है। ठीक है ना। तो आशा करते हैं, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, जो बिगिनर होते हैं ना, तो चाहे सबको समझ में आए। तो आपने ये दोनों का डेफिनेशन भी समझ लिया, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, अणु क्या होता है भाई, आपने ये भी देख लिया। अणु जो होता है ना 2 से अधिक जो है, 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर जो है अणु का निर्माण होता है। ठीक है। क्योंकि ये अणु होता है ना स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन परमाणु कभी स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है, कभी कभी नहीं भी रह सकता है। चलो अब तत्व का मैं डेफिनेशन भी लिख दिया हूँ। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देख लो, कह रहा कि तत्व जो है ना वह शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणत नहीं किया जा सकता है तत्व को, है ना। तत्व के सूक्ष्मतम कण को एकदम, जो तत्व है ना तत्व का, जैसे मैंने आपको बोला कार्बन का एकदम सबसे छोटा जो कण होगा ना, एकदम सबसे छोटा कण होगा, जिसका नाम दे दिए है परमाणु, उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है। अभी तक लगभग प्रेजेंट टाइम में मैं आपको बता चुका हूँ, आवर्त सारणी में हम लोग 118 तत्व को रखे हैं। 118 तत्व जो है अभी तक ज्ञात हुआ है पृथ्वी पे, पूरे पृथ्वी पे 118 तत्व है, जिसमें लगभग 94 प्राकृतिक रूप से और बाकी जो है मानव निर्मित है, आपको पता होना चाहिए। तो जिसमें टोटल 118 जो तत्व है, अभी मैं बताऊँ ना, टोटल 118 तत्व है, जिसमें धातु कितना है, तो 90 से 92 है। ठीक है। अधातु कितना है, जिसे मेटल कहते हो ना, मेटल कितना है भाई, मेटल्स कितना है, तो 90 से 92। नॉन मेटल कितना है मेरे भाई, नॉन मेटल कितना है, तो लगभग 20 है। और मेटलॉइड की बात कर लो, मेटालॉइड्स की बात कर लो, तो इनकी संख्या 7 है। कौन कौन सा अभी हम लोग चर्चा कर ले, आगे एक चैप्टर ही है तो वहाँ पे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे जरा से देखो ये वाला लाइन। ठीक है। तो भूपत पट्टी पर तत्वों का क्रम पूछता है, तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या है भाई, अधातु है, अधातु। मैंने आपको बोला था कुछ देर पहले कि मैक्सिमम जो गैस होता है ना, जो आप लोग का गैस होता है वो अधातु होता है। ठीक है। और अधातु का डेफिनेशन तो एक चैप्टर ही है, वहाँ पे चर्चा करेंगे, तो देख सकते हो। तो भूपत पट्टी पर ये लाइन से प्रश्न पूछता है, तो भूपत पट्टी पर तत्वों का क्रम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो कि अधातु है पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन उपधातु, उसके बाद ये धातु एल्युमिनियम, और आपको दिख रहा होगा ये है लोहा, ये पाया जाता है। ठीक है। तो ये क्रम थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑक्सीजन है, ये सिलिकॉन है, ये एल्युमिनियम है, और ये आयरन है, Fe लोहा है। ठीक है। जो कि धातु है ये दोनों।
ऊपर पट्टी पर धातुओं का क्रम। अब देखो ये क्या है भाई, ये तत्व था, तत्व में हो सकता है धातु भी हो सकता है, उपधातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बहुत पूछता है ये जो लाइन में लिखा हूँ ना इसमें, ये बहुत कुछ कह रहा है, तो इतना ध्यान रखना। ऊपर पट्टी पर आपका रहेगा धातुओं का क्रम, तो एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा है, और ये कैसे, यहीं से आपको पता लग गया है एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। उसके बाद आपको एल्युमिनियम के बाद लोहा दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको कैल्शियम दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे सोडियम दिखेगा, ठीक है। तो ये एल्युमिनियम है, ये लोहा है जिसे आयरन कहते हो, ये कैल्शियम है और ये सोडियम है। ये मैं क्यों नाम नहीं लिखा हूँ, क्योंकि आपको ये याद करना पड़ेगा, ये चार्ट में दे दिया हूँ, ये याद कर लेना। कैसे याद करना है वो भी अभी कुछ देर में बता दूंगा। तो जो चीज़ हम लोग लिखे हैं ना, ये धातुओं की संख्या भूपर पट्टी पर, तो सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है आपने देख लिया, नहीं ये भूपर पट्टी पे तत्वों की संख्या, यहाँ पे लिख लो तत्व, तत्वों की जो बहुलता है सबसे ज़्यादा परसेंट किसका है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। और ये क्या है भाई, ऑक्सीजन अभी आपने देखा ना, मैं यहाँ पे लिखा ना, ये अधातु है, जितने भी गैस होता है ना मैक्सिमम गैस वो अधातु है। उसके बाद यहाँ पे सिलिकॉन क्या है, तो ये उपधातु है, उपधातु है, अभी आपने देखा था कुछ देर पहले। तो सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है, परसेंट बोलिए ना, किसका परसेंट सबसे ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन का लगभग 46% है, ठीक है 46%। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन कितना है 28% है। उसके बाद सिलिकॉन के बाद कौन सा आपको दिख रहा होगा, एल्युमिनियम आपको दिखेगा, एल्युमिनियम के बाद यहाँ पे आपको आयरन दिखेगा, लोहा, और ये कैल्शियम दिखेगा, सी से कैल्शियम होता है ना 3.5%। उसके बाद यहाँ पे सोडियम दिखेगा, Na का मतलब सोडियम होता है ना 3%, और अदर भी है। तो ये थोड़ा सा चार्ट ध्यान रख लेना, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मानव निर्मित तत्वों का क्रम, मानव निर्मित तत्वों का क्रम, इसे सही कर लेना भाई, मानव निर्मित नहीं होगा, ये सब का सब प्राकृतिक है ना तत्व है, ठीक है प्राकृत तत्व है। तो तत्वों का क्रम देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, आपने देखा कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, और ये जो आप देख पा रहे हो मैक्सिमम जो गैस है मैंने आपको बोला ये अधातु है, और कैल्शियम धातु है। ये बेसिक से क्वेश्चन है। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो है ना मैग्नीज होता है, Mn होता है मैग्नीज। अब थोड़ा सा इससे भी देख लो, आगे ये सब और चर्चा करेंगे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना PYQs वहाँ पे। बस अभी कंसेप्ट हम लोग सीखते जा रहे हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन बाहर यहाँ से जाता ही नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार करो ये सब, करिए इसे। अब यहाँ पे देखो यौगिक क्या होता है, यौगिक तो हालांकि आपने समझ लिया, अब यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ। तो कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। जैसे दो तत्व, एक इसका आप NCERT में भी आपको यही एग्जाम्पल दिखेगा। Na ये सोडियम है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सोडियम है, और Cl ये क्लोराइड है, क्लोरीन है ना, क्लोरीन है, ठीक है। तो इससे क्या बना है, सोडियम क्लोराइड बना है इससे। तो आप ये कह सर इससे सोडियम क्लोराइड बना है, ये काट दो, इसे ऐसे रहता है सोडियम क्लोराइड है ना। तो कहीं ना कहीं क्या है भाई, तो ये यौगिक है ना, एक निश्चित अनुपात है। अब देखो आप कहिएगा सर ये सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो एक चैप्टर है जो कि हम लोग पढ़ेंगे है ना, संयोजकता, बैलेंसी। तो फार्मूला कैसे बना जाए तो वहाँ पे हम लोग सीखेंगे, सबको सीखेंगे, सबको सिखाऊंगा, एकदम हाथ पकड़ के सिखाऊंगा। बस अभी हम लोग आगे बढ़ते जाते 1 to 1 करते करते, ठीक है। यह जो है यौगिक जो है आपने देख लिया, यह जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उनका गुण उसमें विद्यमान नहीं होता है। अब इसका एक एग्जांपल देख लो, ये जो लाइन आप देख पा रहे हो ना, मैंने क्या बोला, यौगिक, ये तो आपने देख लिया कि यौगिक जो होता है ना, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे यौगिक का निर्माण, यौगिक कहते हैं, यौगिक का निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। लेकिन एक लाइन आप ये यहाँ पे भी देखा कि यह जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उनका गुण उसमें विद्यमान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2O। अब देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं जल का फार्मूला आपको दिख रहा होगा है ना, H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे सीधे तौर पे बोल सकते हो कि वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल का, पानी का निर्माण होता है। जल का मतलब कि पानी का, यहाँ पे लिख दो पानी, ठीक है। दोबारा सुनिए, पानी की बात कर लो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन खुद एक ज्वलनशील है, हाइड्रोजन क्या है, एक ज्वलनशील गैस है, आपको पता होना चाहिए, ज्वलनशील गैस है। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को जलने में कह सकते हो मदद करता है। तो हाइड्रोजन खुद एक बहुत ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन जलने में मदद करती है। लेकिन जब ये मिलकर दोनों को अगर मिला देते हैं तो जल जो बना है, यहाँ पे आप देख सकते हो जल का जो निर्माण हुआ है, जल लिखो ना यार, क्या लिख दिया, जल मतलब पानी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जब ये दोनों मिलकर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना, तो देख सकते हो कहीं ना कहीं किसका, आग को बुझाने में कितना मददगार होता है। तो देखो आपको दिख रहा होगा जब पानी बन गया तो दोनों का गुण आपको दिख रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है,
ठीक है। तो सीधे तौर पर कहना यहाँ पे कि यौगिक जो होता है ना, जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उनका गुण उसमें विद्यमान नहीं होता है। क्योंकि क्यों नहीं होता है तो आप इससे बता देना कि इसका जो बढ़िया एग्जाम्पल है कौन सा, तो कौन सा, H2O, जल का। ठीक है, जल का इसका बढ़िया उदाहरण है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु होता है, ये तो आपने पढ़ लिया है। अब देखो अणुओं के प्रकार, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी थोड़ा सा समझना जरूरी होता है। तो सम अथवा तत्व के गुण और विषम अणु, या सम अणु होना चाहिए, ठीक है, सम अणु अथवा तत्व के गुण, विषम अणु अथवा यौगिक के गुण, ठीक है ना। अब देखो भाई, ये आपने हालांकि पहले ही समझ लिया, ये बहुत आसान है। सम अणु नाम से पता चल रहा होगा, तो भाई एक ही प्रकार के परमाणु से ये बनेगा, ठीक है, जिसे हम लोग सम अणु कहेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन को और मिला दो तो क्या मिला, O2 बना। तो आप देख सकते हो एक ही प्रकार के इसमें क्या है, अणु है, सॉरी परमाणु है। तो हालांकि वो चीज़ लिख भी दिया हूँ आपको, साफ साफ यहाँ पे नजर आ रहा होगा मैंने क्या लिखा हूँ कि ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से बने होते हैं इसे सम अणु कहते हैं। सभी तत्वों के अणु, सभी तत्वों के अणु सम अणु होते हैं। मान लो कि मैं आपको बोल दूं कि कार्बन, तो कार्बन जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो जाहिर सी बात है जितने भी कार्बन है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या सोडियम, तो एक ही प्रकार के परमाणु से बना है ना। तो ये सब का सब क्या होता है, सब अणु होता है या सब ना परमाणु, सॉरी सब मैं बोल रहा हूँ, सम परमाणु होता है या सम अणु होता है, एक ही प्रकार के परमाणु से बना है। बहुत आसान है, परमाणु और अणु क्या होता है आपने ये समझ लिया। एग्जाम्पल भी हालांकि लिखते हो, जैसे O2 है तो ऑक्सीजन में दो, एगो ऑक्सीजन और एगो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के मिलने से ये एक जो है ऑक्सीजन के परमाणु ये है और एक ऑक्सीजन के परमाणु ये है, तो दो मिलने से आपको अणु का निर्माण दिख रहा होगा, आप साफ साफ देख पा रहे हो। तो इसमें अणु का निर्माण हुआ है, इसे हम लोग सम अणु कहते हैं। इसमें दो जो है ऑक्सीजन का परमाणु है, ठीक है। वही हाइड्रोजन H2 आपको देख रहे हैं, जैसे Cl2 जो क्लोरीन आपको दिख रहा है, इसमें दो परमाणु है, ठीक है। तो ये किससे बना है, तो दो क्लोरीन से ही बना है अणु ये। तो बेसिक चीज़ें हैं। विषम अणु अथवा यौगिक के गुण, अब ये क्या होता है, तो ऐसे अणु, अब देखो आराम से याद भी माइंड में भी रख सकते हो। तो ऐसे अणु जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से निर्मित होता है, जिसे हम लोग विषम अणु कहते हैं। या सभी यौगिक के अणु विषम अणु होते हैं। तो यौगिक में क्या होता है, जिसमें दो तत्व का मिश्रण होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड में। तो देखो दो अलग अलग तत्व है, यहाँ पे सोडियम आपको दिख रहा है, सोडियम, और यहाँ पे क्लोरीन आपको दिख रहा है, क्लोरीन आपको दिख रहा है। तो दो अलग अलग तत्व है, तो जाहिर सी बात है दो अलग अलग तत्व है, तो सोडियम का परमाणु अलग होगा और क्लोरीन का परमाणु अलग होगा। तो वही चीज़ है यार, बहुत आसान है, बस एक बार कंसेप्ट समझ लोगे ना तो प्रश्न पूछ लेता है कि विषम अणु और अथवा यौगिक के, विषम यौगिक के, जो आप देख सकते हो विषम यौगिक नहीं होगा, यौगिक की जो अणु होता है ना, यौगिक अणु में क्या होता है, तो यौगिक का निर्माण तो दो अलग अलग एलिमेंट से होता है, जिसका फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ करें कि ऐसे अणु जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से निर्मित होते हैं विषम अणु कहलाते हैं। सभी यौगिक के अणु विषम अणु होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे जल हो गया, तो आप देखो ना H2O क्या है, तो ये तो यौगिक है, फार्मूला बन रहा है। तो देखो इसमें दो हाइड्रोजन का क्या है परमाणु है और एक ऑक्सीजन का परमाणु है, जो कि जल का निर्माण कर दिया, ठीक है, यही चीज़ है। वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है ना, CO2, तो एक तो आपको कार्बन यहाँ पे दिखेगा और एक ऑक्सीजन दिखेगा, सॉरी ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। देखो कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो ये क्या है भाई, विषम अणु या यौगिक के अणु है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है भाई, परमाणुकता। अब देखो आपको एटोमिसिटी की बात करूँ ना, यहाँ पे लिख देता हूँ एटोमिसिटी, नाम से पता चल रहा है ये परमाणुकता, मतलब कि ये कह रहा है कि एक यौगिक में या एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितना होगा, वो आपको फाइंड आउट करना होता है। यार बहुत आसान है, बच्चे वाली चीज़ है, बस आपको समझ में आना चाहिए। और समझा तो हम रहे हैं, वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। अब देखो इसका डेफिनेशन भी पहले देख लीजिए। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु, एक लाइन देखिएगा, एक अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस तत्व या यौगिक, तत्व अथवा यौगिक या बोल सकते हो यौगिक की उसे हम लोग परमाणुकता कहते हैं। दोबारा सुनिए, कोई बात नहीं, ये NCERT का लाइन है, इसलिए आपको ऊपर दिख रहा होगा। अरे किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला परमाणुओं की संख्या उस तत्व अथवा यौगिक की परमाणुकता कहलाती है, ठीक है। परमाणुकता के आधार पर अणुओं को 4 भागों में बांटा गया है। अब देखो यहाँ इसे थोड़ा सा और सिंपल करते हैं।
एटोमिसिटी की, है ना, परमाणुकता को और थोड़ा सा सिंपल करते हैं। मैंने आपको अभी क्या बोला, मैंने ये बोला कि ये जो परमाणुकता होता है ना, एक्चुअली ये परमाणुओं की संख्या, किसी भी अणु की मैं बात कर लूँ या यौगिक की बात कर लूँ, तो उसमें जो परमाणुओं की संख्या होता है ना, वही परमाणुकता कहलाता है। बस इतना ध्यान रखना, बेसिक बातें हैं। तो क्या कह रहा है कि परमाणुकता के आधार पर अणुओं को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पे आप आर्गन देखोगे, तो अगर एगो आर्गन होगा तो उसका एक ही परमाणु लिखेंगे, लिखेंगे ना, बहुत आसान है। तो एकल इसमें परमाणु है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे भाई, इसमें एक ही परमाणु है तो इनकी परमाणुकता 1 हो जाएगा, इसमें परमाणु की संख्या 1 हो जाएगा, ठीक है, आर्गन में। यहीं पे अगर मैं हीलियम की बात कर लूँ, यहाँ पे अगर एगो हीलियम है तो जाहिर सी बात है, एगो हीलियम है तो इसमें परमाणु की संख्या 1 ही होगा, तो इसमें ये भी एकल परमाणुकता वाले क्या है भाई, तत्व है। आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हो एक परमाणु के अणु। अगर मैं आयरन की बात कर लूँ, आयरन Fe का, तो आयरन में क्या है भाई, इसमें अगर एक ही परमाणु होगा तो इसमें बोल देंगे कि भाई ये भी एकल परमाणुकता वाला जो है क्या है, अणु है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे H2 लिखता हूँ, एगो हाइड्रोजन है, ये है एगो हाइड्रोजन और इसमें जोड़ देता हूँ, तो इसे हम लोग H2 लिखेंगे ना, H2। तो जाहिर सी बात है, इसमें आप देखो परमाणुओं की संख्या कितना है, तो आप कहेगा सर इसमें परमाणुओं की संख्या 2 हो गया है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया है ना, H2 हो गया है। ये आर्गन है, ये हीलियम है, ये आयरन है, लोहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। उसमें यहाँ पे मैं क्लोरीन की बात कर लूँ तो Cl लिखता हूँ, तो जाहिर सी बात है एक ही परमाणु होगा इसमें, और Cl2 लिख देता हूँ, तो इसमें 2 क्लोरीन का परमाणु आपको दिख रहा होगा, तो इसे कहेंगे 2 परमाणु वाले क्या अणु, तो इसी को हम लोग कहते हैं द्विपरमाणु, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। जैसे जल की बात कर लो, यौगिक है ये, तो इसमें देखोगे परमाणु की संख्या कितना है, तो इसमें H2O है, तो 2 हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा, H प्लस O, जिसे हम लोग H2O कहते हैं ना, तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो परमाणु की संख्या कितना है, तो ये यौगिक जो कि जल यौगिक है, इसमें 3 परमाणु है, तो इसे हम लोग त्रिमक परमाणु कहते हैं। प्रश्न पूछ देता है कि इसमें परमाणुकता कितना होगा, तो एक्चुअली उस एलिमेंट में उस अणु में या उस यौगिक में परमाणुओं की संख्या अगर आपको निकालना होता है ना, तो उसी को परमाणुकता कहते हैं। बहुत आसान है। जैसे अमोनिया यौगिक है, अमोनिया कितने लोग समझ पा रहे हैं अमोनिया के बारे में, तो इसमें तो अमोनिया का फार्मूला अगर आपको पता होगा, यौगिक है तो आपको पता है कि NH3 होता है। तो देखो इसमें एगो तो N है, नाइट्रोजन है, और हाइड्रोजन क्या को आपको दिख रहा होगा, तो एक सर 3 गो, तो एगो तो परमाणु है किसका, नाइट्रोजन का, और हाइड्रोजन का 3 गो परमाणु है, तो परमाणु की संख्या कितना हो गया, 4 गो हो गया। तो आप कह सकते हो अमोनिया में देखा जाए तो क्या है भाई, परमाणुओं की संख्या 4 है, तो आप कह सकते हो यह जो है 4 परमाणुकता वाला क्या है, यौगिक है। बस बहुत आसान है, हलवा है। जैसे सल्फर की बात कर ले, और आपको पता ना कि सल्फर का S होता है, और 8 को सल्फर मिला दो, है ना, तो एसाइट हो गया, है ना, एसाइट। तो आप देख सकते हो 8 को सल्फर है, तो ये बहुपरमाणु हो गया। तो कितना आसान है, बहुत आसान है। बस कंसेप्ट को समझिए, रिवीजन करिए। देखो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो, मेरे भाई ये पूरे तरीके से खेलता है रिवीजन पे। जितना रिवीजन करोगे आप में निखार उतना आएगा। बस बार बार आपको देखना है। अब कितना भी बड़ा यौगिक देगा तो आप आराम से उसका परमाणु संख्या निकाल सकते हो। हालांकि आगे हम लोग चर्चा करेंगे, वो चैप्टर ही है, डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर को। अणु परमाणु वाला जो चैप्टर है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ पे और डिटेल में समझा होगा इसके बारे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन और मैं लिखा हूँ, कह रहे कि मानव शरीर में यौगिक का क्रम, यौगिक क्या होता है समझ में है ना। देखो मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा यौगिक जो ना H2O, ये क्या है भाई, जल है ना, H2O जल है, उसके बाद प्रोटीन है, उसके बाद फैट है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है, तो सबसे ज़्यादा जल है। तो ये क्रम कई बार पूछ लेता, माइंड में रखिएगा। अब देखो एक प्रश्न और पूछता है, जैसे जल आप देख पा रहे हो H2O, तो जल का प्रकृति में समान जो गुण होता है, जैसे जल क्या है, तो आपके का सर जल यौगिक है। पूछता है इसमें अणुओं की अनुपात बात कर ले, जल में अणुओं का अनुपात है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जल है, मैंने आपको अभी बताया हूँ, तो यह एक यौगिक है ना, आप देख सकते हो। दो या दो से अधिक, जाहिर सी बात है, तत्वों को मिलने से यौगिक का निर्माण होता है, आपने पढ़ा है अभी। तो देखो अब यहाँ पे चाहे अणुओं का अनुपात पूछे या परमाणुओं का अनुपात पूछे, वही होगा, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो H2O, तो देखो इसमें क्या को हाइड्रोजन है, 2 को है, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ है, तो 1 ऑक्सीजन है, तो 2:1 के अनुपात में क्या है, इस यौगिक का जल का निर्माण हुआ है। तो जिसमें हाइड्रोजन 2 है, 1 ऑक्सीजन है। बहुत आसान है। अब परमाणु भार का अनुपात कितना है, परमाणु भार का अनुपात। अब ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर ये क्या होता है। अब परमाणु भार, हालांकि आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी आप इतना समझ लो। तो जल का परमाणु भार होता है ना, ये 1:8 होता है, चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि भाई H2O जो है, जो जल है, उसमें परमाणु संख्या कितना है, तो आपको कहेगा सर परमाणु संख्या 3 है,
ठीक है, 3 कैसे है, तो चूंकि आप 2 जो है हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन का परमाणु है ना, 2 हाइड्रोजन का परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है, तो 3 हो जाएगा। तत्वों की संख्या, इसमें तत्व क्या है, तो 2 तत्व है, 1 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। इसका क्वथनांक क्या होता है, जल का क्वथनांक क्या होता है आप सबको पता है। तो जल का क्वथनांक का मतलब जो जल उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर आपसे केल्विन में पूछा जाए तो 373 डिग्री केल्विन पे उबलने लगता है। वही अगर रूमर की बात कर लो तो 80 रूमर पर खौलने लगता है जल, है ना, उबलने लगता है। 212 फ़ारेनहाइट पूछा जाए, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। हिमांक की बात कर ले तो जल भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है ना। और ये हिमांक का मतलब होता है भाई, आपको साफ साफ दिख रहा है फ्रीजिंग का बात हो रहा है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस में पूछा था 0 डिग्री हो जाएगा, केल्विन में पूछा जाएगा तो 273 डिग्री केल्विन हो जाएगा। 0 डिग्री रोमन हो जाएगा, रोमन में पूछा जाएगा कि जल बर्फ कब बन जाएगा, तो और फ़ारेनहाइट पूछा जाएगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये सब मैं आपको फिजिक्स का 1 शॉट वीडियो दिया हूँ, और फिजिक्स का क्लास जैसे बात आप लोग कर लिए हैं, तो उसमें बहुत कायदे से एक टॉपिक ही है, सॉरी तत्व बोल दिया, एक टॉपिक ही है हीट और टेम्परेचर, है ना, ताप और उष्मा करके एक चैप्टर है जो कि बहुत कायदे से ये सब पढ़ा दिया हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ये सरसरी निगाहों में देख लो भाई, मिक्सचर क्या होता है ना, मिश्रण क्या होता है। तो देखो कह कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में उनके अवयवी तत्वों के गुण जो है मौजूद होते हैं। मान लो कि 2, जैसे नींबू पानी आप पीते हो तो नींबू का और पानी का कहीं ना कहीं स्वाद आता है, मतलब कि नींबू पानी में आप देखोगे तो चीनी डाल देते तो चीनी का स्वाद अलग आपको आएगा और नींबू का भी स्वाद आता है, वही कह रहा है, ठीक है। जैसे हवा, बारूद, चीनी, पानी का मिश्रण आदि। कह रहे कि सभी मिश्र धातुएं मिश्रण है, जैसे पीतल, कांसा, नाइक्रोम आदि ये मिश्रण है। मिश्रण के प्रकार की बात कर ले तो समांगी मिश्रण होता है ना, और दूसरा जो होता है विषमांगी मिश्रण। तो एक बार इसे देख लो। समांगी मिश्रण में क्या होगा, जिस मिश्रण में प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। या फिर आप बोल सकते हो 2 या 2 से अधिक मिश्रणीय द्रव्यों का मिश्रण को भी समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी का नमक में विलयन को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। अल्कोहल तथा जल का मिश्रण ये समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। विषमांगी मिश्रण में क्या है, तो जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते हैं उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। बहुत आसान है, जैसे रेत और जल को मिला दो तो जाहिर सी बात है आपको साफ साफ नजर आएगा, दिखेगा, है ना। तो रेत और जल का मिश्रण, पेट्रोल और जल का मिश्रण वो भी आपको आप साफ साफ दिखेगा। दूध और मिश्र धातु का मिश्रण ये विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। अब देखो इस लाइन को देखिएगा। अब देखो अधिकांश मिश्रण जो होता है ना वो विषमांगी मिश्रण होते हैं, केवल विलयन और मिश्र धातु समांगी मिश्रण होते हैं, जो कि चर्चा करेंगे। जैसे तत्व की मैं बात कर लूँ तो अकेले सूत्र होता है तत्व का, जैसे लोहा हो गया, है ना। यहाँ पे Ni आपको निकेल दिखेगा, ये कोबाल्ट आपको दिखेगा CO, है ना। यौगिक की बात करो 2 या 2 से अधिक सूत्र, 2 या 2 से अधिक पदार्थ का कह सकते हो कि मिलने से बनता है यौगिक। जैसे यहाँ पे कार्बन दिख रहा होगा, ऑक्सीजन दिख रहा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ये सब अभी आप मिश्रण की बात करो तो कोई सूत्र नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे शरबत, वायु, ये सब आपने देख लिया। तो फ्रेंड्स यहीं पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। कितना है, 1 मिनट अभी है, एक पार्ट और दे देता हूँ, ठीक है। एक पार्ट और दे देता हूँ तो ये साथ में उसका MCQ भी करवा दूंगा, ठीक है ना, उसी में। तो आप लोग का हो जाएगा क्लियर ही, चूँकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से प्रश्न पूछता है ना। तो एक पार्ट और दे दूंगा इसका, वो छोटा सा रहेगा, मुझे लगता है कि 30 से 35 मिनट का वीडियो रहेगा। उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग का शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में एक पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा देता हूँ। अगला चैप्टर जो है ना एकदम दमदार जो शुरू हो जाता है ना, आपको 9th और 10th क्लास दोनों के NCERT में दिख जाएगा, परमाणु संरचना, वो हम लोग अगले वीडियो में पूरा कर लेंगे, ठीक है। और एक ही वीडियो में पूरा करवा भी दूंगा। बस आप लोग क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और बस जितना दिया जा रहा है, जितना करवाया जा रहा है करते जाइए, बोनाफाइड बन जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये वीडियो यूट्यूब पे भी कोशिश करूँगा देने का, तो सभी लोग भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और टेलीग्राम पे जाके सभी लोग जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।